हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 20 जो कि 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एयर। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जैसे ही गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट होता है वो बन जाता है वाटर वेपर। Moisture in the air at any time is known as humidity. और हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो पानी प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब भी एयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिड डेज, जैसे कि रेनी टाइम में अक्सर ऐसा होता है। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. तो जैसे ही हम देखेंगे कि हवा गर्म होती जाती है तो उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है और इस वजह से जो हवा है वो ज़्यादा ह्यूमिड बनती जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. तो ह्यूमिड डेज में क्योंकि हवा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं तो जो भी हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं वो सूखते नहीं हैं क्योंकि हवा में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, यानी जो हमारी एयर है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है। और जो हमारी बॉडी में स्वेट्स आते हैं वो भी नहीं सूखते हैं सेम रीज़न की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप्स की रेनफॉल होती है। एक है कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरी है साइक्लोनिकल रेनफॉल एंड थर्ड है ओरोग्राफिक रेनफॉल या इसको रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। तो कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर बॉडी है, गर्मी की वजह से पानी ऊपर उठता है और ये वाटर वेपर्स जैसे ही एक हाइट पे जाते हैं क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और ये ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने की वजह से वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है और ये वापस जो है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्योंकि वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं और वाटर हैवी होता है तो ये रेन की फॉर्म में वापस नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके की रेनफॉल को हम कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि एक साइड से कोल्ड एयर आ रही है, दूसरी साइड से वार्म एयर आ रही है, पर क्योंकि वार्म एयर ज़्यादा हल्की होती है तो जैसे ही ये कोल्ड एयर से टकराती है, उसके कांटेक्ट में आती है तो ये राइज कर जाती है। राइज करके ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने की वजह से ठंडी होगी और ठंडी होने की वजह से फिर से ये वाटर में चेंज हो जाएगी और हैवी होने की वजह से फिर यहाँ पे रेनफॉल होगा जिसको हम कहेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइक्लोनिक रेनफॉल में 2 तरह की जो एयर मासेस हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, एक है कोल्ड एयर, दूसरी है वार्म एयर। ठीक है, एंड अगर हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो इसमें जैसे मान लो ये वाटर बॉडी है और यहाँ से आ रही है एयर, इस वाटर बॉडी के कारण इस एयर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा, लेकिन सामने हमने देखा कि माउंटेन्स हैं और उस माउंटेन्स के सहारे ये काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाती है, हाइट पे चली जाती है और हाइट पे जाने की वजह से ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने की वजह से जो वाटर वेपर्स थे वो चेंज हो जाएंगे, कंडेंसेशन होगा, ये चेंज हो जाएंगे वाटर में और हैवी होने की वजह से फिर यहाँ पे रेनफॉल होगा और इस रेनफॉल को हम बोलेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीनों ही सिचुएशन में एयर राइज करती है और एयर में क्योंकि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उनका कंडेंसेशन होता है, हैवी होने की वजह से वो वापस नीचे आ जाते हैं। लेकिन ऊपर जाने का जो रीज़न है वो सब में अलग होता है। इस रीज़न में गर्म होने की वजह से हवा, क्योंकि जितनी भी एयर हॉट होगी उतनी ज़्यादा वो उस लाइट हो जाएगी और इस वजह से वो राइज करती है फर्स्ट वाली कंडीशन में। सेकेंड वाली कंडीशन में जो कोल्ड एयर है वो इस वार्म एयर को ऊपर ढकेलता है, पुश करता है उसे। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन में यहाँ पे माउंटेन है और उसकी वजह से जो एयर है वो ऊपर जाती है। तो सिर्फ ऊपर जाने का जो प्रोसेस है उसका रीज़न अलग अलग है, बाकी सारी कंडीशन सेम होती हैं तीनों ही टाइप्स में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। जैसे मैंने अभी बताया है कि जैसे वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने की वजह से इनका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होने के बाद जो वाटर वेपर हैं वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स क्योंकि हैवी होते हैं तो वो फिर रेनफॉल का रीज़न बनते हैं। रेनफॉल को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी रेनफॉल का दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन भी है।
नेक्स्ट आपने ये देखा होगा, एक हवाई जहाज़ है, जब वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहा होता है तो उसके पीछे एक वाइट कलर की एक ऐसी पूंछ सी बन जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो जेट है, ये प्लेन है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहा होता है और वहाँ पे जो एयर है वो मूव नहीं कर रही होती है और इसके अंदर से जो भी वेपर्स रिलीज़ होते हैं वो वहीं पे जम जाते हैं और इस वजह से उन वेपर्स का कंडेंसेशन होने की वजह से जो हमें यहाँ पे वाइट कलर की एक लाइन नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सभी के लिए रेनफॉल बहुत ज़रूरी है, हम ये सब जानते हैं, क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं होगी तो ड्रॉट की सिचुएशन पैदा होगी, पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इस वजह से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी डेथ शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड्स आएगा और इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो रेनफॉल अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, एक बैलेंस्ड तरीके से रेनफॉल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हील। यानी स्नो जब फॉल करता है, स्लीट है या हेल स्टॉर्म आपने सुने होंगे, ये भी प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल के टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। यानी रेनफॉल की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकंड है साइक्लोनिक रेनफॉल एंड थर्ड है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या होती हैं, तो चलो इसका आंसर मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है कन्वेंशनल रेनफॉल। इन हॉट कंडीशंस वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेज एंड स्टार्ट कूलिंग एट हाइट. After condensation, it falls back on the ground. This type of rainfall is known as conventional rainfall. जैसे मैंने पहले ही कहा था कि गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने की वजह से उसका कंडेंसेशन होता है और वो वापस ग्राउंड पर बारिश के रूप में आ जाती है और इस तरह के रेनफॉल को हम कहेंगे कन्वेंशनल रेनफॉल। सेकेंड है साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, एट द मीटिंग प्लेस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस कंडीशन बिकम अनस्टेबल एंड रिजल्ट्स इन रेनफॉल। तो जहाँ पे वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मिलती हैं वहाँ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बारिश होती है और इसको हम कहते हैं, इस तरह के जो रेनफॉल है उसको हम कहेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। एंड थर्ड है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्ट एयर इज़ लिफ्टेड एट इट मूव्स ओवर अ रेंज ऑफ माउंटेन। तो जैसे एक मॉइस्ट एयर माउंटेन के आसपास मूव करती है तो वो माउंटेन की वजह से लिफ्ट हो जाती है, हाइट पे चली जाती है। एज द एयर राइजेज एंड कूल्स इट रिजल्ट्स इन रेनफॉल। तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है और ये ठंडी होती है तो इस वजह से बारिश होती है और इसी को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज। जब बारिश वाले दिन होते हैं तो उस समय कपड़े सूखने में ज़्यादा समय क्यों लेता है। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश किन महीनों में होती हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड का आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है रेनी डेज आर ह्यूमिड डेज, हेंस वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज। तो रेनी डेज में क्योंकि एयर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, उसमें ह्यूमिड उसको हम कहेंगे ह्यूमिड डेज, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इन एयर में, और क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं तो हम कुछ भी चीज़ अगर गीले कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो बहुत टाइम लेंगे सूखने में। एंड थर्ड क्वेश्चन, किन महीनों में ज़्यादा रेनफॉल होता है दिल्ली में। तो वो हैं जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है एक्सप्लेन एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डेज। तो आपको ये बताना है कि रेनी डेज में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप बताना चाहते हो, जो याद करने लायक हो, तो ऐसे एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे शेयर करेंगे। अब इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है, आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है तो ऑफकोर्स वो मुझे नहीं पता हो सकता है। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप यहाँ बताएंगे। इन केस आपके साथ नहीं हुआ है तो आपके अपने पेरेंट्स का या किसी और का इंसिडेंट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इन केस आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सजेशन देना है, कोई कमी है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।